ओके दोस्तों, आज का इस वीडियो पे हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है। ट्रांसफार्मर का पहला वाला वीडियो, उसमें हम ट्रांसफार्मर का जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, उसमें नो लोड पर, रेसिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड पर ट्रांसफार्मर कैसे बिहेव करता है, ये सब बारे में हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेनली दिस वीडियो इज फोकस्ड ऑन ट्रांसफार्मर लॉसेस एंड ट्रांसफार्मर टेस्टिंग। सो लेट अस कम बैक टू द ट्रांसफार्मर लॉसेस। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसे डिवाइस है जिसको हम इनपुट वोल्टेज देते हैं और अपनी करस्पॉन्डिंग वाइंडिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज देते हैं। इट इज़ अ पैसिव डिवाइस है, तो ऑब्वियसली ये कुछ पावर कंज्यूम करेगा विद इन इट्सेल्फ। सो हमारा मकसद ये रहता है कि ये कम से कम पावर को लॉसेस करे। फिर भी इसके लॉसेस को रोकने के लिए हमें इसमें कितने टाइप के लॉसेस हो रहे हैं, कैसे वो लॉसेस हो रहे हैं, वो सब जानना ज़रूरी है, तभी हम उसके लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो जनरली ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस को हम 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, हिस्ट्री लॉसेस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। आयरन लॉसेस का मतलब होता है, आयरन लॉसेस को हम कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं, कोर लॉसेस भी बोलते हैं। कॉपर लॉसेस को हम ओमिक लॉसेस भी बोलते हैं, वेरिएबल लॉसेस भी बोलते हैं, हिस्ट्री लॉसेस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। नाउ आयरन लॉसेस को कांस्टेंट लॉसेस इसीलिए बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर के किसी भी लोड पर ये जो है, ये लॉसेस कांस्टेंट रहते हैं, इसीलिए इनको कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं। हाँ, पर कॉपर लॉसेस को हम वेरिएबल लॉसेस इसलिए बोलते हैं कि लोड करंट के अकॉर्डिंग ये लॉसेस चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए हम इनको कॉपर लॉसेस को वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं। आयरन लॉसेस 2 टाइप के होते हैं, एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। सो वी विल डिस्कस एवरी टाइप ऑफ लॉसेस इन डिटेल्स इन दिस स्टडी। दोस्तों, एडी करंट लॉसेस को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं एडी करंट होता क्या है। एडी करंट ये होता है कि एडी करंट को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि सपोज़ किसी कंडक्टर को कोई फ्लक्स काटता है। जब कंडक्टर को फ्लक्स काटता है तो कंडक्टर में एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, कंडक्टर में करंट फ्लो होने लग जाती है। अगर कंडक्टर का साइज़ बड़ा है तो कंडक्टर के अंदर एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है जिसको हम एडी करंट नाम देते हैं। दीज एडी करंट्स आर क्वाइट अनडिज़ायरेबल फॉर एनी टाइप ऑफ डिवाइसेस। सो दीज आर इस टाइप के लॉसेस, एडी करंट जो है ट्रांसफार्मर में भी में फ्लो होती हैं। तो इसमें जो होने वाले लॉसेस हैं उनको एडी करंट लॉसेस बोलते हैं। दोस्तों, एडी करंट लॉसेस का सीधा सीधा संबंध कोर से है, ट्रांसफार्मर की कोर से है। कोर क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल का सॉलिड मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें की फ्लक्स पास होता है। प्राइमरी का जो करंट है उसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट हुआ उस फ्लक्स को सेकेंडरी में कैरी करता है। अगर हम इस कोर को एक सॉलिड पीस का बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जब चूँकि फ्लक्स इसमें वेरिंग है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो टाइम वेरिंग फ्लक्स होगा तो सेकेंडरी में भी फ्लक्स जाएगा। तो फ्लक्स जब वेरी करेगा तो प्राइमरी वाइंडिंग को भी काटेगा, सेकेंडरी को भी काटेगा, इसीलिए प्राइमरी में भी इंड्यूस ईएमएफ होगा, सेकेंडरी में भी इंड्यूस ईएमएफ होगा। क्योंकि फ्लक्स जिस रास्ते से गुजर रहा है वो एक मेटल है, उसको भी काटेगा तो कोर को भी काटेगा, कोर को काटेगा तो कोर में भी मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा तो मैग्नेटिक उसके में कोर में भी एक करंट फ्लो होती है। तो कोर में जो करंट फ्लो होती है उसको हम एडी करंट बोलते हैं। कोर में जब करंट फ्लो होगी तो कोर में भी आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, तो कोर गर्म होगा, तो पूरे ट्रांसफार्मर को गर्म करेगा, ट्रांसफार्मर को गर्म करेगा तो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसमें लॉसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम हो जाती है, तो ट्रांसफर की कुल मिला के एफिशिएंसी कम हो जाती है, ट्रांसफर कम एफिशिएंसी पर काम करने लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोर को एक सॉलिड मेटल का बनाते हैं तो उसमें एडी करंट होंगी और इस टाइप के लॉसेस शुरू हो जाएंगे उसमें। इसको ठीक तरीके से और तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज करो ये देखो, ये हमने कोर लिया है जिस पर वाइंडिंग और फ्लक्स कैरी चल रहा है, ये कोर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इज टू रो एल बाई ए। एरिया इसका ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें एरिया इसका ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी, इसमें करंट फ्लो ज़्यादा होगी, मतलब एडी करंट ज़्यादा होगी तो आई स्क्वायर आर लॉसेज ज़्यादा होंगे, तो ये ज़्यादा गर्म होगा।
तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ना इसको कम करते हैं। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कोर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको कम करते हैं। इसलिए कम करते हैं क्योंकि लेंथ को हम कम नहीं कर सकते, तो बचता है सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोर को स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप के फॉर्म में इसको बनाते हैं, स्ट्रिप के, और उनको एक दूसरे से इंसुलेट करते हैं। इंसुलेट करने से क्या होता है कि आप एरिया जो एडी करंट फ्लो होगी वो सिर्फ इसमें फ्लो होगी, इस वाली एडी करंट सिर्फ इसमें फ्लो होगी, इस वाली एडी करंट से इस सेक्शन में फ्लो होगी। तो इस तरह से एडी करंट के लिए कम क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाता है और लेंथ पूरी मिल जाती है। लेंथ तो पूरा है और क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो एडी करंट को ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, तो एडी करंट कम फ्लो होगी, कम फ्लो होगा तो ऑब्वियसली कम हीट जनरेट करेगा। तो इस तरह से जो है अब ये कम गर्म होगा। अगर मैं इसकी स्ट्रिप को और पतला पतला कर दूँ और बारीक बारीक कर दूँ और इंसुलेट कर दो एक दूसरे से, तो इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और कम हो जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाने से रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ने से करंट और कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम कोर को सॉलिड न बना करके लैमिनेटेड स्ट्रिप के फॉर्म में इसको बना दें, जिससे कि हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर सके। क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करने से हम उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू करंट कम हो जाती है, रेगुलेटिंग करंट कम, तो करंट को रेजिस्टेंस मिलेगा तो ऑब्वियसली लॉसेस कम होने लग जाएंगे। तो इसको तो दैट इज़ वाई जो कोर लैमिनेटेड होता है ट्रांसफार्मर का, उसकी वजह ये है एडी करंट लॉसेस को कम करना। इसके लिए हम उसको कोर का जो मेटेरियल होता है उसको भी कोल्ड रॉड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील बोलते हैं, उससे बनाया जाता है वो। ठीक है, तो इस तरह से हम उसकी मेटेलिक स्ट्रिप से उनको एक दूसरे से इंसुलेट करके एडी करंट लॉसेस को कम कर सकते हैं। एडी करंट लॉसेस का जो फॉर्मूला है वो है P = KE is a constant of eddy current losses and depend upon the type of material which has been used for this। इस कोर को बनाने में जो मेटेरियल यूज़ किया हमने, F² BM² T²। T इज़ द थिकनेस ऑफ द, जितना छोटा थिकनेस करेंगे, जितनी छोटी थिकनेस रखेंगे कोर की, उतना कम एडी करंट लॉसेस होंगे। एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो, एंड दिस डिपेंड अपॉन फ्लक्स डेंसिटी आल्सो। फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एडी करंट लॉसेस ज़्यादा होंगे, मतलब ज़्यादा फ्लक्स होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा लॉसेस होंगे उसमें। तो इस तरह से हम एडी करंट लॉसेस को कम कर सकते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में। नाउ लेट अस बैक टू द हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हिस्टैरिसीस लॉसेस में का सीधा सीधा संबंध मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटाइजिंग मेटेरियल से है। चूँकि ट्रांसफार्मर में हमारा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो वो मैग्नेटिक कोर को जो है मैग्नेटाइज करता है, फ्लक्स उसमें ट्रैवल करता है। क्योंकि फ्लक्स जो है लगातार वेरी हो रहा है, इसलिए उसमें इंड्यूस ईएमएफ होते हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी में। तो अभी हमारा कोर का जो मेटेरियल हो इस टाइप से होना चाहिए कि जैसे छोटा सा भी अगर करंट फ्लो होता है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आता है तो उसको तुरंत मैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम हटाते हैं तो उसको डिमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी भी मटेरियल में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है उसके अंदर। उदाहरण के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ये हमने ये डायग्राम बनाया है, ये करंट है, तो करंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसमें फ्लो हो रही है किसी भी कोर में, किसी भी मटेरियल में। ये हमारा मटेरियल है, जब तक ये करंट जीरो है, फ्लक्स जीरो है, तो ये मैग्नेटाइज नहीं हुआ। जब फ्लक्स मैक्सिमम हो गया तो ये हाईली मैग्नेटाइज हो गया। देखो 4 इसमें हमने इंडिकेशन दिए, प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 माइनस, तो इसमें मैग्नेटाइज हो गया। नाउ जब ये करंट जीरो हो जाता है या फ्लक्स जीरो हो जाता है तो इसको डिमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, लेकिन डिमैग्नेटाइज नहीं होता है, थोड़ा सा रेजिडुअल मैग्नेटाइज इसमें रह जाता है। तो जो सेकेंडरी जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा वो क्या करेगा, पहले इसको डिमैग्नेटाइज करेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल की कुछ एनर्जी इसको डिमैग्नेटाइज जीरो करने में खर्च हो गई और बची हुई एनर्जी फिर मैग्नेटाइजेशन में खर्च होती है। तो जहाँ ये पहला वाला पॉजिटिव पीक इसको 4 टाइम इसको मैग्नेटाइज किया है, अब ये 3 टाइम मैग्नेटाइज कर पाया इसको, क्योंकि एक मैग्नेटाइजेशन इसको डिमैग्नेटाइज करने में खर्च हो गया। अब 3 डिमैग्नेटाइज किया इसको। अब जब ये करंट जीरो हो जाता है, ये फ्लक्स जीरो हो जाता है, तो इसको भी डिमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। फिर ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इसमें बच जाता है। इसी तरह से फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, जहाँ वो 4 टाइम उसको मैग्नेटाइज कर रहा था, ये अभी अब 3 टाइम कर पाएगा, क्योंकि कुछ मैग्नेटिक फील्ड या कुछ फ्लक्स इसको डिमैग्नेटाइज, इसको जीरो करने में लग गया, खर्च हो गया। तो इस तरह से
जहाँ इसकी कैपेसिटी, इसके पी की कैपेसिटी इस मेटल को इतना मैग्नेटाइज करने की थी, वो इतना ही मैग्नेटाइज कर पा रहा, देखो कम मैग्नेटाइज कर रहा है। तो इसे कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। अगर हम ऐसा मेटल लें जो कि तुरंत मैग्नेटाइज हो जाए, तुरंत डिमैग्नेटाइज हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड हटाते ही डिमैग्नेटाइज हो जाए, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस होंगे नहीं। तो इस तरह का हमें हिस्टैरिसीस लॉसेस को दूर करने के लिए हम उसके लिए इस टाइप ऑफ सॉफ्ट आयरन या आयरन स्टील का जो कोर लेते हैं, कोर का जो मेटल होता है उसको मतलब इस तरह का मेटल लेते हैं जिससे कि उसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला है PH इजकल टू KH, ये तो कांस्टेंट है, F इंटू BM⁴x। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पावर x है, इसको स्टेमिंस कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू 1.5 to 2.5 होती है, ठीक है। और ये x की वैल्यू एक्जोन कोर की जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम कोर को इस टाइप से लेते हैं, जैसे कि जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, जैसे सिलिकॉन आयरन हो गया, आयरन अलॉय हो गया, निकल आयरन अलॉय हो गया, इस तरह का मेटल लेते हैं और उससे हम जो है हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम कर सकते हैं। ना कॉपर लॉसेस क्या होता है? कॉपर लॉसेस एज इसको आई स्क्वायर आर लॉसेस बोलते हैं। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही होती है, तो वाइंडिंग का भी अपना रेसिस्टेंस होता है, उसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस, दोज लॉसेस आर क्वाइट अनडिजायरेबल एंड आर कॉल्ड द कॉपर लॉसेस। दोस्तों कॉपर लॉसेस करंट के ऊपर डिपेंड करता है, आई स्क्वायर आर लॉसेस बोलते हैं तो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतने ज़्यादा लॉसेस होंगे ट्रांसफार्मर में। तो चूँकि लोड वेरी होने से करंट वेरी होता है, इसीलिए डिफरेंट लोड पर ये कॉपर लॉसेस डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हम कॉपर लॉसेस को वेरिएबल लॉसेस भी बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में होने वाले सभी लॉसों में तकरीबन 90% जो लॉसेस होते हैं वो कॉपर लॉसेस होते हैं। तो इसलिए इसको भी कम करना ज़रूरी होता है। कॉपर लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉपर की जो वाइंडिंग होती है उसका मोटी वाली वाइंडिंग लेते हैं। मोटी वाली वाइंडिंग लेने से क्या होगा? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने से जो है करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगी। करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो उसमें कॉपर लॉसेस कम हो जाएंगे। नाउ बट उसको वाइंडिंग का जो साइज़ है, वाइंडिंग का जो डायमीटर है, उसको एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर ज़्यादा करेंगे तो उसमें स्किन इफेक्ट आने लग जाते हैं। स्किन इफेक्ट अपने आप में एक अलग टॉपिक है, बिग टॉपिक है, वी विल नॉट डिस्कस दैट टॉपिक ओवर हियर, बट वी कैन नॉट इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइंडिंग्स बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, सो स्टिल कॉपर लॉसेस विल एग्जिस्ट देयर। नाउ स्टे लॉसेस होते हैं। स्टे लॉसेस का क्या मतलब होता है? स्टे लॉसेस मीन्स जब प्राइमरी में करंट फ्लो होता है तो फ्लक्स जनरेट होता है, उस फ्लक्स को कोर के थ्रू हम सेकेंडरी में पहुंचाते हैं। सेकेंडरी में फिर अब वो फ्लक्स वेरी करता है तो प्राइमरी में भी इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, सेकेंडरी में भी इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है। लेकिन जो फ्लक्स प्राइमरी में था वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी में पहुँचना चाहिए, तब तो सेकेंडरी को अच्छी तरह से काटेगा वो। लेकिन वो फ्लक्स कुछ ना कुछ इधर उधर वेस्टेज हो जाता है, जैसे हम लीकेज बोलते हैं। तो लीकेज होने की वजह से वो फ्लक्स पूरा नहीं पहुंचा, इस तरह से वो जो लॉसेस होते हैं उसको हम स्टे लॉसेस बोलते हैं। नाउ और टाइप के लॉसेस, इसको हम कैसे दूर करेंगे? इसको हम ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन को बड़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं जिससे कि हमारा फ्लक्स इधर उधर बिल्कुल भी न जाए, पूरा का पूरा सेकेंडरी में पहुंच जाए। तो इस लॉसेस को हम स्टे लॉसेस बोलते हैं और प्रॉपर डिजाइनिंग से इसको कम कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं कि मतलब इंसुलेशन होना चाहिए ट्रांसफार्मर में, जैसे कॉइल टू कॉइल इंसुलेशन होना चाहिए, वाइंडिंग टू वाइंडिंग इंसुलेशन होना चाहिए, वाइंडिंग टू कोर इंसुलेशन होना चाहिए। कोर भी आपस में लैमिनेटेड होता है तो उसको आपस में इंसुलेशन होना चाहिए। अगर इंसुलेशन कम हो जाता है तो फिर ट्रांसफार्मर में लॉसेस बढ़ जाते हैं, ट्रांसफार्मर गर्म होने लग जाता है, ट्रांसफार्मर को गर्म होने लग जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए डायरेक्ट लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करें? उसके अंदर एक ऑयल भी डालते हैं। तो ऑयल को अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, जिससे कि उसमें लॉसेस कम हो जाए। ठीक है, ट्रांसफार्मर को ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने के बाद भी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उसको बढ़ाने के लिए भी ट्रांसफार्मर का ऑयल को चेंज किया जाता है और सो मेनी अदर मेजर किया जाता है। इसका डाइलेक्ट्रिक का एक अलग से टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले लॉसेस को भी हम कम कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज़ फॉर टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये था ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में अभी तक।
ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे देखो हमें कोई ट्रांसफार्मर बनाना होता है, किसी कंपनी को ट्रांसफार्मर बनाना होती है, तो ट्रांसफार्मर बनाने से पहले वो ट्रांसफार्मर के पैरामीटर को फिक्स कर देते हैं कि हमें इस पैरामीटर का ट्रांसफर बनाना है। ना जब ट्रांसफार्मर डिज़ाइन हो जाता है, उसके बाद उसके पैरामीटर के मुताबिक वो ट्रांसफार्मर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए ट्रांसफार्मर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर की बहुत सारी टाइप की टेस्टिंग होती है। जब कंपनी ट्रांसफार्मर को मार्केट में निकालेगी उससे पहले भी बहुत टेस्टिंग होती है, क्वालिटी टेस्ट होता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन होता है, वहाँ पर उससे पहले भी ऑपरेशन से पहले भी प्री कमीशनिंग टेस्ट होता है। और इस तरह से इन बिटवीन द ऑफ एज ऑफ द ट्रांसफार्मर उसमें भी टेस्टिंग की जाएगी। ट्रांसफार्मर अभी भी इतने साल तक इस्तेमाल होने के बावजूद भी उसी पैरामीटर पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहा है, उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। रूटीन टेस्ट होते हैं, टाइप टेस्ट होते हैं, स्पेशल टेस्ट होते हैं, प्री कमीशनिंग टेस्ट होते हैं, पीरियडिक टेस्ट होते हैं, इमरजेंसी टेस्ट होते हैं, सो मेनी टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट आर देयर। वी विल नॉट डिस्कस ऑल सो मेनी टेस्ट ओवर हियर, बट द 4 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट आर देयर जो हमारी काम के हैं। वो है पोलैरिटी टेस्ट, वोल्टेज रेशियो टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नाउ पोलैरिटी टेस्ट में जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं, देखो ट्रांसफार्मर एक ऐसे डिवाइस है जो कि एसी पे काम करते हैं, इसमें कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं होती, बट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम इसकी वाइंडिंग, एक वाइंडिंग पॉजिटिव होती है, दूसरा वाइंडिंग नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो हमें वो इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर सेकेंडरी का जो वाइंडिंग होता है उसकी पोलैरिटी क्या है वो जानना ज़रूरी होता है। सपोज करो देखो वो जानना ज़रूरी होता है। सो उससे क्या होता है कि सपोज हम 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम उनको करेक्ट पोलैरिटी में कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें उसको सीरीज़ में चाहिए, पैरेलल में चाहिए, जो भी हमें वो चाहिए, जिस प्रकार का भी रिजल्ट चाहिए हमें उसी हिसाब से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें पोलैरिटी का पता ही नहीं होगा तो फिर हम उसको ट्रांसफार्मर को कैसे जोड़ पाएंगे। वी डोंट नो कि जब प्राइमरी में वोल्टेज की जो कंडीशन रहेगा, सेकेंडरी में उसमें क्या कंडीशन होगी, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम यहाँ इस तरह से शॉर्ट कर देते हैं 2 टर्मिनल को, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं और यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस कर देते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी वोल्टेज में जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या हो, इसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है। नाउ अब ये वोल्ट मीटर को है, इसको 2 तरीके से रीड कर सकते हैं इसकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, इस वोल्ट मीटर को कैसे रीड करे, वोल्ट मीटर इस वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज को कैसे रीड करेगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब जो वोल्टेज ये रीड करे एक दूसरे को अपोज कर रही है, वोल्ट मीटर की रीडिंग में इसकी दोनों को अपोज कर रही है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो इसका सबसेक्शन, मतलब इसका माइनस, इन दोनों का डिटेक्शन होगा, सबसेक्शन होगा। अगर यहाँ पे 100 वोल्ट लगाते हैं, यहाँ कुछ वोल्टेज सपोज करो यहाँ 80 या 70 वोल्ट इंड्यूस हो जाए तो उस 100 माइनस 70 यहाँ पर 30 वोल्ट मिलेगा। कहने का मतलब है कि वी डोंट नो कि यहाँ कितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, पर इतना जरूर है कि हम यहाँ कितनी वोल्टेज दे रहे हैं। तो अगर इस वोल्ट मीटर का वोल्टेज इस वोल्टेज से कम आता है, इसका मतलब ये सबस्टैटिक पोलैरिटी में जुड़ा हुआ है। सबस्टैटिक पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, उसके सामने वाला टर्मिनल भी पॉजिटिव होगा। इस तरह से हम ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी का पता लगा सकते हैं। नाउ अगर ये एडिटिव पोलैरिटी में वी डोंट नो कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस तरह से की, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वाइंडिंग का वोल्टेज एक दूसरे से जुड़ जाता हो, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ देखो ये वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव इस समय इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी इसकी है, जब ये वोल्टेज इसमें इंड्यूस होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह बोल, लेकिन इसकी वाइंडिंग को इस तरह से किया गया, देखो यहाँ से होते हुए ये इस तरह से जा रहा है। तो वोल्ट मीटर इसकी रीडिंग कैसे रीड करेगा, यहाँ से होते माइनस प्लस और माइनस प्लस, तो ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग करेगा इन दोनों का सम ऐड करेगा। अगर हम यहाँ पर 100 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर अगर इसने 80 वोल्ट इंड्यूस किया है तो 180 के आसपास वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वोल्ट मीटर की वोल्टेज इस वोल्टेज से ज़्यादा आती है, इट मीन्स दीज ट्रांसफार्मर्स आर वाइंडिंग्स आर इन एडिटिव पोलैरिटी। तो हम इसी पोलैरिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वंस वी नो द पोलैरिटी, नाउ वी कैन मेक द कनेक्शन ऑफ द 2 और मोर ट्रांजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल अकॉर्डिंग टू अवर नीड। नाउ वोल्टेज रेशियो टेस्ट में क्या होता है, हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का पता करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमने डिसाइड किया है उसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से ये वोल्ट मीटर ये ट्रांसफार्मर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सपोज 1:100 या 100:1 का हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किया तो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज नाप के हम इसको पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफर रेशियो कितना बन रहा है, अभी V2/V1 या I1/I2 जो भी पैरामीटर हम यहाँ से नापते हैं उससे हम ट्रांसफर रेशियो का पता लगा सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी ट्रांसफर का और निकालना बड़ा आसान होता है, ठीक है। बट वी हैव टू हैव दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इन बिटवीन द एज ऑफ द ट्रांसफार्मर आल्सो। नाउ सो नेक्स्ट इज द ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर को ओपन रखते हैं। ओपन रखने का मतलब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कोई लोड नहीं देते हैं,
तो इस टाइप का टेस्ट को हम ओपन सर्किट टेस्ट बोलते हैं, इसको नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसके सेकेंडरी को हम ओपन रखते हैं, सिर्फ एक वोल्ट मीटर लगाया वोल्टेज नापने के लिए, और प्राइमरी में जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, कितनी वोल्ट अप्लाई करें तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, कितना करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी एमीटर लगाएंगे, कितना पावर लॉस हो रहा है प्राइमरी में ये वाट मीटर लगा देंगे। और इस प्राइमरी को हम वोल्टेज देने के लिए एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स यूज़ करते हैं। ये ऑटो ट्रांसफार्मर भी हो सकता है और कोई और दूसरा वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि लो वोल्टेज या ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की किसी भी वाइंडिंग पर ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ या हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ। बट ओपन सर्किट टेस्ट को हम लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ ही टेस्ट करते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि वजह हम फिर बाद में बताते हैं, पहले हम देखते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट कैसे करते हैं, तब आपको ये ठीक तरीके से समझ में आएगा। ओपन सर्किट टेस्ट करने का बेसिक मकसद ये होता है कि ट्रांसफर की एफिशिएंसी निकालते हैं हम, वोल्टेज रेगुलेशन का पता लगता है, और इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने हैं उसको बनाने में बड़ी मतलब ओपन सर्किट टेस्ट है, उसको इक्विवेलेंट सर्किट को बना सकते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेस का पता करता है, कितने आयरन लॉसेस हो रहे हैं ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर में, जो कि आयरन लॉसेस नो लोड टू फुल लोड कांस्टेंट रहते हैं। इसीलिए ओपन सर्किट टेस्ट में एक बार आयरन लॉसेस का पता चल गया तो वी आर नॉट बोदर वेदर द ट्रांसफार्मर इज इन फुल लोड और इन ओपन लोड, इट डजंट मैटर ऑफ दिस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि ट्रांसफार्मर में लोड नहीं है तो वोल्टेज सोर्स के लिए ट्रांसफार्मर की कॉइल एक इंडक्टिव लोड की तरह काम करती है, इसलिए जो पावर मीटर होगा वो लो पावर फैक्टर वाला पावर मीटर होगा। ठीक है, सो इस तरह से अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस वोल्टेज सोर्स से वेरिएबल वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं क्या सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होता जाता है, इतनी देर तक इतनी वोल्टेज बढ़ाते हैं सो दैट कि सेकेंडरी में जो वोल्टेज हो वो रेटेड वोल्टेज के बराबर हो जाए। नाउ जब सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर हो जाती है, उस कंडीशन में जो वोल्ट मीटर एमीटर और पावर मीटर की रीडिंग होती है उसको हम नोट कर लेते हैं, और उससे हमें उस समय जो पावर मीटर की जो रीडिंग होती है ना, देखो हमने लोड नहीं जोड़ा है फिर भी पावर मीटर रीडिंग दे रहा है। पावर मीटर इज टेलिंग दैट कि दिस मच इज द लॉसेस ऑकरिंग दिस टाइम इन द ट्रांसफार्मर। सो भाई लोड तो हमने जोड़े हैं तो लॉसेस कहाँ हो रहे हैं, ऑब्वियसली दोज लॉसेस आर द आयरन लॉसेस। फ्लक्स को इस्टेब्लिश करने में और जो इसकी वाइंडिंग का जो रेसिस्टिव एनर्जी कंपोनेंट में जो करंट फ्लो होता है उसमें जो लॉसेस हो रहे हैं वो सब लॉसेस को ये पावर मीटर नापता है, और इसकी जो रीडिंग होगी वही जो है आयरन लॉसेस होंगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट के केस में क्या होता है, वोल्टेज क्या होगी हमारे आउटपुट में, रेटेड वोल्टेज होगी, और करंट कितनी होगी, करंट इज वेरी स्मॉल करंट। क्योंकि स्मॉल करंट इसीलिए है क्योंकि हमने आउटपुट में कोई लोड जोड़ा ही नहीं है। जब लोड जोड़ा ही नहीं तो करंट फ्लो नहीं, करंट जो भी फ्लो हो रही हो वो बहुत ही वेरी स्मॉल करंट इज दैट, एंड वी कॉल दैट मैग्नेटाइजिंग करंट एज वेल। एनर्जी करंट तो थोड़ा सा होता है जो हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है नाउ, तो इस तरह से हम ओपन सर्किट टेस्ट से किसी भी ट्रांसफार्मर में होने वाले आयरन लॉसेस को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है नाउ, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओपन सर्किट टेस्ट। एंड ओपन सर्किट टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इन जनरल तीनों रीडिंग हमारे पास है, और बट जो पावर मीटर रीडिंग होगी वही आयरन लॉसेस के इक्विवेलेंट होती है। उसकी एक मैथमेटिकल डेरिवेशंस भी हैं। वी ओमेगा W0 इज़ द वाट मीटर रीडिंग, V1 द वोल्ट मीटर रीडिंग, तो इस तरह से पावर लॉसेस जो वाट मीटर रीडिंग वही उस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह से कुछ मिला के हम ये एंगल ऑफ लैग वगैरह भी निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों रीडिंग हमारे पास है। तो इस तरह से हम रेक्टेंस भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। टोटल आयरन लॉसेस मतलब that iron losses include hysteresis losses as well as the eddy current losses. So but hysteresis losses always much more less than the eddy current losses. eddy current losses ज़्यादा होते हैं। सो इससे जो हमें आयरन लॉसेस निकलेंगे वो टोटल लॉसेस होंगे हिस्टेरेसिस लॉसेस पर एडी करंट लॉसेस। ठीक है नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हमने ये ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड ही क्यों कंडक्ट किया। हम इसको उल्टा भी कर सकते थे, हाई वोल्टेज साइड को भी कंडक्ट कर सकते थे और लो वोल्टेज साइड को आउटपुट में रखते हैं तभी वही रीडिंग आता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज साइड में अगर हमें टेस्ट करें तो हमें हाई वोल्टेज पे देनी पड़ती है, यहाँ से हाई वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़ता है, यहाँ से हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है। और आउटपुट में लो वाइंडिंग होती है तो उसमें उसकी करंट ज़्यादा होती है, करंट ज़्यादा होती है तो उतना ज़्यादा हैवी करंट सेकेंडरी में फ्लो होती है। उस हैवी करंट को
नहीं, इसमें है इस चूँकि ओपन सर्किट टेस्ट है, इसीलिए चूँकि ये ओपन सर्किट टेस्ट है तो हाई वोल्टेज साइड अगर आप इनपुट में करते, लो वोल्टेज साइड आउटपुट में करते, तो इनपुट में हाई वोल्टेज चाहिए होती है हमें टेस्ट करना, कंडक्ट करने के लिए। तो हम जब हमारा काम लो वोल्टेज से काम चल रहा है तो हम हाई वोल्टेज क्यों दें? दैट इज़ वाई द ओपन सर्किट टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड एट द लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। नाउ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने में जैसा कि नाम से पता चला, शॉर्ट सर्किट टेस्ट मतलब इसमें आउटपुट को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसको हम इम्पीडेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसमें आउटपुट को हम एक थिक कंडक्टर से शॉर्ट कर देते हैं। हाँ, और ये जो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है इसको हम हाई वोल्टेज साइड ऑफ वाइंडिंग यूज़ करते हैं, मतलब जो ओपन सर्किट का जो वाइंडिंग साइड है उसका अपोजिट में, उसमें हम लो वोल्टेज साइड टेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर हाई वोल्टेज साइड की टेस्ट कर रहे हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम हाई वोल्टेज साइड यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी में हमने ये ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया वेरिएबल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करने के लिए। ये वोल्टेज सोर्स है, ये पावर मीटर है, ये करंट मीटर है और हाई वोल्टेज साइड की वाइंडिंग है। और सेकेंडरी वाइंडिंग लो वोल्टेज साइड है, इसको हमने शॉर्ट कर दिया है। नाउ शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमारा कॉपर लॉसेस निकलते हैं, क्योंकि आउटपुट को हमने शॉर्ट कर दिया है तो मैक्सिमम करंट आउटपुट में फ्लो होगी। मैक्सिमम करंट विल प्रोवाइड द मैक्सिमम लॉसेस। मैक्सिमम लॉसेस मीन्स द कॉपर लॉसेस। सो इस तरह से हम इसको कैसे निकालेंगे? ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर से हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होता है, आउटपुट में करंट, चूँकि शॉर्ट सर्किट है आउटपुट में भी करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी प्राइमरी में भी करंट फ्लो होगा। तो एक जैसे हम कुछ लेवल 3 और 4% ऑफ वोल्टेज इनपुट वोल्टेज लेवल पर ही आउटपुट में जो करंट होती है वो रेटेड करंट के आसपास पहुंच जाती है। क्योंकि हमने शॉर्ट किया कर रखा है उसको, तो वहाँ पर कोई लोड लगाया नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आउटपुट में फुल करंट फ्लो हो जाती है, जिसे हम रेटेड करंट बोलते हैं। उस रेटेड जब ये वंस द आउटपुट करंट हैज़ बिकम इक्वल टू द रेटेड करंट, दैट टाइम व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड द पावर मीटर, वी नोट डाउन ऑल दोज रीडिंग्स। तो इस तरह से जो उस समय पावर मीटर की जो रीडिंग होती है दैट विल प्रोवाइड अस द कॉपर लॉसेस ऑकरिंग इन द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। फुल लोड ही है, देखो हमने इसको शॉर्ट किया और करंट को रेटेड लेवल तक पहुंचाया तो ऑब्वियसली ये फुल लोड करंट हो गई। उस समय जो लॉसेस होंगे वो जो कॉपर लॉसेस है उस कॉपर लॉसेस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आयरन लॉसेस भी हो रहे होंगे इस समय, आयरन लॉसेस भी होंगे, बट आयरन लॉसेस आर वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द कॉपर लॉसेस। सो वी जस्ट कंक्लूड दैट कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो हम लॉसेस कैलकुलेट करते हैं दोज आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द कॉपर लॉसेस। ठीक है, नाउ इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो करंट है वो रेटेड लेवल तक है, रेटेड लेवल पहुंचा है हमने करंट को, और वोल्टेज लेवल क्या वेरी लो। इनपुट में जो वोल्टेज का ये अप्लाई किया हमने लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज में हमें रेटेड करंट मिल गई, तो वोल्टेज इज स्मॉल एंड करंट इज रेटेड करंट। नो इस तरह से हम जो है 5 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज पर भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं भाई। ठीक है, सो वी शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कंडक्ट द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में एक और वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 3, एंड दैट विल कवर ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स विच आर लेफ्ट ओवर फॉर द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। टिल देन, बाय बाय।